जैसा कि अभी तक हम लोग क्लास 10th के सब्जेक्ट इतिहास का पढ़ चुके हैं, चैप्टर 7 यानी कि आई 7 का पार्ट 5 तक। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 6। इसका ये सेकेंड लास्ट टॉपिक है, मतलब कल ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और आज का हमारा टॉपिक है 1950 के दशक के बाद परिवर्तन। चैप्टर का नाम व्यापार और भूमंडलीकरण। व्यापार और भूमंडलीकरण। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करें आप सभी लोग, और आपको जैसा लगता है उस पर कमेंट भी आप लोग करें। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। 1950 के दशक के बाद क्या परिवर्तन हुए, क्या चेंजेज आए, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हुआ यूं कि आप लोगों को पता है कि अभी तक कितने महायुद्ध हो चुके हैं? 2 महायुद्ध हो चुके हैं। महायुद्ध का अर्थ हुआ विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद उससे उत्पन्न समस्या को हल करने तथा व्यापक तबाही से निपटने के लिए पुनर्निर्माण का कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आरंभ हुआ। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक। जब ये दोनों विश्व युद्ध क्या हो गए, समाप्त हो गए, तो उसके बाद से शुरू हुआ कि सभी देश जो गुलाम थे लगभग आज़ाद हो गए। गुलाम थे, गुलाम नहीं थे, सभी देश इसमें बर्बाद हो चुके थे। अब सबने अपने अपने देश को फिर से वही स्थिति लाने के लिए, पहली वाली स्थिति, अच्छी स्थिति को लाने के प्रयास में सभी लग गए। यह प्रयास 1945 ईस्वी के याल्टा सम्मेलन, जो इस समय वर्तमान में कहाँ का जगह है, ये रूस का स्थान है याल्टा। याल्टा कहाँ पे है? रूस में है। के निर्णयानुसार अस्तित्व में आया। संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपना यह सारा कार्य अपने विभिन्न अनुषंगी संस्थाओं, अब संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम तो आप लोग जानते ही हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी स्थापना हुई ताकि कोई भी देश फिर से आपस में न लड़े और तीसरा विश्व युद्ध न हो सके। आप लोग क्लास 9th में इसके बारे में पढ़े। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग है यूनेस्को, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको हम लोग कहते हैं WHO। क्या कहते हैं? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये सभी किसके अंग हैं जी? संयुक्त राष्ट्र संघ के। इत्यादि के माध्यम से करना आरंभ किया, परंतु पुनर्निर्माण का सभी व्यवहारिक काम 2 बड़े प्रभावों वाले देश, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, जिसको हम लोग कहते हैं रूस, के साये में हुआ। ये दोनों देश अलग अलग आर्थिक व्यवस्था वाले देश थे और उनकी विशेषताओं के आलोक में ही युद्धोत्तर काल के आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध विकसित हुए। अमेरिका और रूस, मैंने कल भी बताया था, ये 2 शक्तिशाली देश पहले भी थे और आज भी हैं, और दोनों की लड़ाई शुरू से है। क्योंकि कल भी मैंने एक बात बताई थी कि जब भी 2 आदमी जब मजबूत हो जाते हैं और पटीदार हो, तो अक्सर उनमें राय नहीं रहता है। तो जिस देश की दोस्ती अमेरिका से होती है, उस देश की दुश्मनी रूस से जरूर रहती है, और जिस देश की दोस्ती रूस से होती है, उसकी दुश्मनी किससे होती है? अमेरिका से होती है। जैसा अभी फिलहाल भारत है, तो शुरुआत में भारत की दोस्ती रूस से थी, अभी किससे है? अमेरिका से है। लेकिन रूस से दुश्मनी नहीं है, फिर भी रूस इसको अच्छा नहीं मानता है। तो भारत क्या किया है कि दोनों से सामान खरीदता है, रूस से भी खरीदता है, अमेरिका से भी खरीदता है, ताकि दोनों रियारी बना रहो। क्या है कि दोनों के दोनों का बड़ा शक्तिशाली। आगे है, 2 महायुद्ध के बीच मिले आर्थिक अनुभवों से सबक लेते हुए यह तय किया गया कि बाजार आधारित अर्थव्यवस्था बिना उपभोग के कायम नहीं रह सकती। दूसरी बात यह कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ जैसे कहा जाता है ना, कि हमारे शरीर का अगर पूरा ढांचा किसी पर टिका हुआ है, तो वो किस पर टिका हुआ है? रीढ़ की हड्डी पर टिका हुआ है ना। तो अगर कहा जाए कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या है, तो कहेंगे बाजार।
अगर बाजार ही नहीं होगा तो बताइए लोग सामान अपना बेच पाएंगे, लोग पैसा कमा पाएंगे? तो इससे तो गरीबी आ जाएगी, बेरोजगारी आ जाएगी। तो बाजार जो है वो अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, पैसे का क्या है, रीढ़ की हड्डी है वो। रोजगार के लक्ष्य को तभी हासिल किया जा सकता है जब सरकार के पास वस्तुओं, पूंजी और श्रम की आवाजाही को नियंत्रित करने की ताकत उपलब्ध हो। अतः द्वितीय विश्व महायुद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए। चूंकि यह भी महसूस किया गया कि इसी आधार पर विश्व शांति भी स्थापित की जा सकती थी। उपरोक्त आर्थिक विचार और उद्देश्य पर जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन हुआ। आगे है, यहाँ पे आप जगह देख सकते हैं, ब्रिटेन वुड्स है, यहीं पे सारे मीटिंग हुए थे। ये जो घर आप देख रहे हैं ना, उस समय जितना भी सम्मेलन, जितना भी मीटिंग होता था इसी मकान के अंदर होता था। समझ में आ रहा है बात? ये जगह का नाम है ब्रिटेन वुड्स। ब्रिटेन वुड्स, हाँ, नहीं अमेरिका। आगे देखेंगे, ये ब्रिटेन नहीं है, ब्रिटेन है, ध्यान से पढ़िए इसको। कितना लोग ब्रिटेन समझ रहे हैं, ये ब्रिटेन है। आगे है, जिसमें एक सहमति बनी, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना की गई। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसको विश्व बैंक भी कहा जाता है, का गठन किया गया। यहीं पर किसका गठन किया गया जी? विश्व बैंक का भी गठन किया गया। इन दोनों वित्तीय संस्थाओं को जुड़वा संतान के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? जुड़वा संतान के नाम से जाना जाता है। इन दोनों संस्थाओं ने 1947 में औपचारिक रूप से काम करना आरंभ किया। इन दोनों ही संस्थाओं पर संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभाव कायम है। आज इन दोनों संस्थाओं पर किसका प्रभाव है जी? मतलब अमेरिका का प्रभाव है, ज्यादातर उसी का बात ये मानता है। और आज भी वह अपनी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों और संबंधों को निर्धारित करने में इसका भरपूर इस्तेमाल करता है। अब हमारा आगे का टॉपिक है 1945 से 1960 के दशक के बीच अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध, कि मतलब 1945 से 1960 यानी 15 साल के बीच में कैसे आर्थिक संबंध थे, वो भी किस स्तर पर? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर मतलब क्या होता है? पूरी दुनिया, पूरे संसार, विश्व के स्तर पर। उन्नीस 1945 से 1960 के दशक के बीच यानी 15 सालों के बीच विकसित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों को 3 क्षेत्रों में विभाजित करके हम देखेंगे। 1945 के बाद विश्व में 2 भिन्न अर्थव्यवस्था का प्रभाव बढ़ा और दोनों ने विश्व स्तर पर अपने प्रभावों और नीतियों को बढ़ाने का प्रयास किया। इन स्थिति से विश्व में एक नवीन आर्थिक और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा ने जन्म लिया। प्रतिस्पर्धा मतलब होता है कंपटीशन। बाजार बढ़ा, व्यापार बढ़ा, और बाजार व्यापार के साथ साथ क्या बढ़ा? प्रतिस्पर्धा बढ़ा, कंपटीशन बढ़ा। संपूर्ण विश्व मुख्यतः 2 गुटों में विभाजित हो गया। पूरा दुनिया कितने गुटों में विभाजित हो गया? 2 दलों में विभाजित हो गया था। एक साम्यवादी अर्थतंत्र वाले देशों का गुट, जिसका नेतृत्व सोवियत रूस कर रहा था। यानी साम्यवादी लोगों का नेतृत्व कौन कर रहा था? रूस कर रहा था, जिसकी विशेषता थी राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था। और दूसरा पूंजीवादी अर्थतंत्र वाले देशों का गुट, जिसकी विशेषता थी बाजार और मुनाफा आधारित आर्थिक व्यवस्था, जिसका नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ ना, तो रूस और अमेरिका दोनों ने कहा कि आप हमसे दोस्ती कर लीजिए।
पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम क्या थे, प्रधानमंत्री थे। तो उनके पास अमेरिका भी ने ऑफर रखा और रूस ने भी ऑफर रखा। रूस कहता था कि आप मेरा साथ लीजिए साम्यवादियों का, और अमेरिका कहता था कि आप पूंजीपतियों का लीजिए। तो भारत ने रूस का लिया था। किसका लिया था? लेकिन देखा कि अगर पूरा पूरा हम रूस भी ले लेंगे तो दिक्कत है, तो दोनों मिक्स करने लगा हो। ये शुरू से इंडिया जो है मिक्स करके काम चलाता है अपना, क्योंकि दुश्मनी किसी से भी करना नहीं है, फायदा कहीं नहीं है, नुकसान हो जाएगा ज्यादा। लेकिन इस चीज को लेकर दोनों देश दुखी भी रहते हैं कि तू एक तरफ काहे ना रह लो, तू दोनों तरफ बात बतिया लो। तो मजबूरी भाई एक आदमी कह दिए वोट देवे के, कल हार जाई पार्टी तो शिकायत बड़ा हुई, यही से दोनों ओर बतियावल जाला। फायदा ही बा जौन जीती तने को साला कर दिया जाए, अंदर का बहु रहे दो, बाहर दिखावे के चाहिए कि भाई हम दोनों ओर बाने। उकरे को होशियार वोटर कहल जाला। गुरुबक वोटर लाठी ले खड़ी आ जाएंगे, कल हार जाएंगे तो बेइज्जती के पात्र हो जाएंगे। इंडिया बहुत तेज है इस मामले में। बस वो अमेरिका के साथ भी अपना दोस्ती बरकरार रखता है और रूस के साथ भी, इसलिए इसको ना तो रूस अटैक करता है और ना ही अमेरिका। दोनों बेचारे मजबूर होते हैं साथ में रहने के लिए। आगे है सोवियत, रूस, पूर्वी यूरोप। पूर्वी यूरोप में देखिए कौन कौन देश है, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी इत्यादि। ये सभी कौन से देश हैं? पूर्वी यूरोप में आने वाले देश हैं। और भारत जैसे 9 स्वतंत्र देशों में अपनी आर्थिक व्यवस्था को फैलाने का गंभीर प्रयास किया, जिसमें पूर्वी यूरोप तथा उत्तरी कोरिया, वियतनाम जैसे देशों में उसे पूर्ण सफलता मिली, जबकि भारत जैसे देशों को वह सिर्फ अपने प्रभाव में ही ला सका। वैसे प्रयास तो इसने पूरी दुनिया को किया था, लेकिन इसके प्रभाव में केवल कौन आया? केवल भारत। कौन आया जी? केवल भारत आया था। दूसरा क्षेत्र पूंजीवादी अर्थतंत्र वाले देशों के बीच बनाने वाले अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों के विकास के अंतर्गत आएगा। यह क्षेत्र पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा संचालित हो रहा था। इसका प्रमुख उद्देश्य साम्यवादी अर्थतंत्र और विचार के बढ़ते प्रभाव को रोकना था। रूस चाहता था कि साम्यवाद फैले, क्या फैले, और अमेरिका चाहता था पूंजीवाद फैले। दोनों समझते हैं आप लोग? साम्यवाद जो 2 पार्ट में पढ़े थे आप लोग, कि मतलब सबको एक समान अधिकार मिले, सबके पास संपत्ति एक समान रहे। और अमेरिका कहते हैं नहीं, जो जितना करे उसका उतना हो। इंडिया में दोनों है, साम्यवाद और पूंजीवाद दोनों लेके चलता है। कहीं पे साम्यवाद है तो कहीं पर, जैसे पढ़ाई लिखाई में साम्यवाद है कि सबको एक समान अधिकार है पढ़ने का, लेकिन पूंजीवाद किस मामले में है? जो जितना कमाएगा उसका होगा। समझ में आ रहा है बात? ये दोनों जगह जगह मिक्स करके रखा हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने विश्व के 2 क्षेत्रों, दक्षिण अमेरिका और मध्य तथा पश्चिम एशिया के तेल संपदा संपन्न देशों, तेल संपदा संपन्न देश का अर्थ है कि वैसे देश जहां पर तेल पाया जाता है, जैसे पेट्रोल डीजल है ना, तो देखिए इराक में तेल बहुत ज्यादा पाया जाता है। ईरान, सऊदी अरब, जॉर्डन, यमन, सीरिया, लेबान, इन सब देशों में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है जी? तेल के कुएं पाए जाते हैं, वहां पे तेल निकलता है बहुत ज्यादा। में जबरन अपनी नीतियों को थोपने का काम किया। दक्षिण अमेरिकी महादेश के देशों में तो संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी खुफिया संस्था CIA के माध्यम से सैनिक शक्ति के इस्तेमाल के हद तक जाकर अपना प्रभाव स्थापित किया। अब जो देश अमेरिका का बात नहीं मानता था ना, जबरदस्ती अपने बस में करता था। उसका एक संस्था है, यहाँ पे लिखा है CIA, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने यहाँ बैठे RAW जो खुफिया एजेंसी है, IB इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिसर, ये सब दूसरा देश में जा जाके पता कर ले कौन देश में का हो रहा बा, अपना देश के सारा खबर दी। खुफिया विभाग बुझे तर लोग। जैसे पाकिस्तान में ISI चलेला, वहीं अमेरिका में क्या चल रहा है? CIA। ये सब पता कैले रहसन ओसामा बिन लादेन के बारे में, कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में बैठल बड़े, हे घर में बैठल बड़े, इंडिकेट कर दिले सन अमेरिका के एके बार अटैक कैले सन एयरफोर्स से। हम वही जा मुँह आवे के दफना अपना के चल गए सन, मर गए 2 घंटे के बाद। अमेरिका खुद पाकिस्तान के भी पता ना रही काम हो चुकल बा। अमेरिका होने से कहल जो तार काम तमाम बैठे पाकिस्तान से देख लिया जाके, तो सब ने के दफना क्या गई सन। पाकिस्तान टेंशन वही कब मार के चल गई सन। कहा जाता है पूरी दुनिया का सबसे खुफिया तगड़ा अमेरिका का पुलिस है।
CIA उतना तगड़ा किसी का नहीं है। मतलब इंडिया के बाकी अटैक करी तो पतो चल जाला ओकरी के ऐसा तगड़ा ना खुफिया विभाग रहा। असल में खुफिया विभाग सबसे ज्यादा खर्च कर ले सन, सबसे ज्यादा रुपया पर लगा देते। इंडिया ना लगावे ला रुपया लगावेला उतना ना लगावेला, सबसे ज्यादा खर्च वही पर करी, वैज्ञानिक पर, नया नया चीज खोजे पर, खुफिया विभाग पर। दुनिया में जितना खतरनाक खतरनाक बदमाश में जब केहू से ना मारल जाला तो अंत अमेरिकन का टपकावेला काय को लगे ताकत बा। आगे है, आगे है कि जबकि पश्चिम मध्य एशिया के देशों पर अपने प्रभाव को अरब बहुल आबादी वाले फिलिस्तीन क्षेत्र में एक नए यहूदी राष्ट्र इजराइल को स्थापित करवाकर बनाए रखने में सफल हुआ। वस्तुतः अमेरिका यह जानता था कि बाजार आधारित व्यवस्था के आधुनिक रूप की रीढ़ तेल और गैस नामक ऊर्जा स्रोत है। सही बात है, कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ पे तेल और गैस की जरूरत ना पड़ती। कोई देश है जी? हर इंसान को इसकी जरूरत है। वो जानता था कि अगर बाजार का रीढ़ का हड्डी है तो वो तेल है और गैस है। ये जहाँ पे है वो धनी है। जिस देश में तेल है उस देश में कभी गरीबी नहीं आ सकती है, जिसकी कमी उसके सहयोगी अधिकांश पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देशों में था। अतः वह हर हाल में इस क्षेत्र पर अपना प्रत्यक्ष प्रभाव बनाए रखना चाहता था। वर्तमान में इस क्षेत्र के अधिकांश देशों में इस संपदा का दोहन उसकी या उसके सहयोगी राष्ट्रों की कंपनियों द्वारा किया जा रहा है। यद्यपि एक बात यह भी है कि अमेरिका के उन क्षेत्रों पर स्थापित इस प्रभाव में वहां की अपनी राजनैतिक प्रशासनिक व्यवस्था का भी बड़ा योगदान है। उन देशों में शासन का स्वरूप राजशाही या तानाशाही सैनिकवाद का है, जिसमें जनता की आवाज को सुना नहीं जाता है। आगे है, इस दूसरे क्षेत्र का दूसरा घड़ा पश्चिमी यूरोप। पश्चिमी यूरोप में क्या है देखिए, ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, बाल्टिक देश, स्पेन। यहाँ भी 1945 से 1960 के दशक में महत्वपूर्ण आर्थिक संबंधों का विकास हुआ। इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण विशेषता 1945 के बाद यह रही कि विश्व राजनीति और अर्थ क्षेत्र में इन देशों का प्रभाव काफी क्षीण हो गया। क्षीण मतलब होता है बर्बाद होना। 1970 तक एशिया और अफ्रीका में स्थापित उनके सारे उपनिवेश उनसे छीन लिए गए। यानी 1970 तक अमेरिका ने जहाँ जहाँ लोगों को गुलाम बनाया था वो सारा देश क्या हो चुका था, आज़ाद हो चुका था। जो देश कभी खुद किसी का गुलाम था, देखो वो भी किसी को गुलाम बना रहा था। सोचना चाहिए कि हमारा देश जब गुलाम होगा तो कितने लोगों को कष्ट होता होगा। उस व्यक्ति को तो कभी किसी को गुलाम बनाना ही नहीं चाहिए। लेकिन खुद गुलाम रहने वाला देश दूसरे को भी क्या बना दिया। जैसे भारत गुलाम था तो ये किसी को गुलाम नहीं बनाता है, ना कोशिश करता है, ना किसी पर अटैक करता है, क्योंकि उसे पता है कि गुलामी क्या होती है। जिसके संसाधनों का दोहन करके उन देशों ने विश्व पर अपना प्रभाव स्थापित किया था। इस स्थिति से निपटने के लिए तथा साम्यवादी विचार के प्रसार को रोकने के लिए समन्वय और सहयोग के एक नवीन युग की शुरुआत किया गया, जिसे एकीकरण के रूप में हम जानते हैं। किस रूप में जानते हैं? एकीकरण के रूप में जानते हैं। इस दिशा में पहला प्रयास वैसे तो 1945 के पहले फ्रांस के विदेश मंत्री ब्रिया के यूरोपीय संघ के विचार से हम देखते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में इसकी शुरुआत 1944 में उभर कर सामने आया, जब नीदरलैंड, एक देश है, नीदरलैंड क्या है जी, एक देश है, बेल्जियम और लग्जमबर्ग ने वेनलेक्स नामक संघ बनाया। इसी प्रकार 1948 में ब्रसेल्स संधि हुआ, जिसमें यूरोपीय आर्थिक सहयोग की प्रक्रिया कोयला एवं इस्पात के माध्यम से शुरू हुआ। इन प्रयासों के बीच पहला बड़ा कदम उठाया गया 1957 में। उस साल यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी एवं EEC की स्थापना की। इसमें फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, बेल्जियम, हॉलैंड,
लक्जमबर्ग और इटली शामिल हुए। इन देशों ने एक साझा बाजार स्थापित किया। ग्रेट ब्रिटेन 1960 में इसका सदस्य बना। ब्रिटेन जो था इन इंग्लैंड, इसका सदस्य कब बना? इन सभी प्रयासों के बीच हमें यह हमेशा ध्यान में रखना होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रत्यक्ष प्रभाव इन सभी देशों पर स्पष्ट रूप से बना रहा, क्योंकि युद्धोत्तर पुनर्निर्माण में उसी के द्वारा सभी आर्थिक सहायता दिया जा रहा था। आर्थिक सहायता मतलब होता है पैसे रुपए का जो सहायता होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? आर्थिक सहायता बोलते हैं। द्वितीय महायुद्ध के बाद एक तीसरा क्षेत्र भी था जहां नवीन आर्थिक संबंध विकसित हुआ। वह क्षेत्र था एशिया और अफ्रीका। यानी हमारी बात हो रही है एशिया महादेश और अफ्रीका महादेश की के 9 स्वतंत्र देशों का। 9 स्वतंत्र देश मतलब होता है जो नए नए आजाद हुए थे, जिसमें इंडिया भी एक था। 1947 में भारत के आज़ादी के साथ ही इन देशों में स्वतंत्रता की एक नई लहर पैदा हो गई और अगले 15 वर्षों में सभी देश लगभग आज़ाद हो गए। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ना 15 से 20 साल में सब देश ही आज़ाद हो गए, क्योंकि जो भी देश थे ना जो दूसरों को गुलाम बना के रखे थे, उनकी स्थिति इतना ना कमजोर हो गई थी कि वो अपने देश को ठीक से रख ले, उनके लिए वही मुश्किल हो गया था। तो जो खुद व्यवस्था में चरमरा गया हो, दूसरे को क्या गुलाम बना पाएगा? बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। इन देशों पर तत्कालीन विश्व के दोनों महत्वपूर्ण आर्थिक शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस अपना प्रभाव स्थापित करना चाहते थे। इस प्रयास में अमेरिका की सहायता विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भरपूर रूप से की, जबकि रूस अपने विचारों और राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहा था। चूंकि ये सभी 9 स्वतंत्र देश लंबे औपनिवेशिक शासन के दौरान आर्थिक रूप से बिल्कुल विपन्न हो गए थे, यानी जो नए नए देश आज़ाद हुए थे जिसमें इंडिया था, ये इतना ना अंग्रेजों ने इसका शोषण कर लिया था ना कि इंडिया में कुछ था ही नहीं, विपन्न हो गया। विपन्न मतलब बिल्कुल खाली था, यहाँ की स्थिति बिल्कुल खराब थी। ऐसा नहीं कि अंग्रेज यहाँ से गए तो यहाँ पे धनी मनी बना के गए थे, इसको पूरी तरह से क्या करके गए थे? लूट के ही, बर्बाद करके ही गए थे। इसलिए अपनी स्वतंत्रता को बचाए रखने के लिए इन्हें उन देशों से आर्थिक और राजनीतिक दोनों प्रकार के सहयोग चाहिए था। इसलिए इंडिया जैसे कई देशों ने रूस और अमेरिका जैसे देशों से क्या लिया? सहायता लिया, पैसे रुपए का, कि तत्काल दीजिए कर्ज, फिर आप काम क्या करेंगे? लौटा देंगे। दोनों देशों ने अपनी नीतियों और आर्थिक विचारों के अनुसार सहयोग किया, साथ ही अपना प्रभाव भी उन देशों पर बढ़ाया। इस प्रयास में अमेरिका का सहयोग वहाँ की बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भी किया। इसके उदाहरण के रूप में हम भारत के लौह इस्पात उद्योग को लेते हैं, जिसका विकास अमेरिका का तथा सहयोगी राष्ट्रों और सोवियत रूस दोनों से हुआ। तो ये था हमारा 1950 से 1945 से 1960 के बीच का टाइम। कल हम लोग इसका अंतिम टॉपिक पढ़ेंगे और इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।